चलिए नेक्स्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या इसी को ही बोलते हैं वैक्यूम, VACU, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है। इसका सेटअप देखिए, यहाँ पर ये फ्लास्क है, इसे हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं। यहाँ से एक ट्यूब है, ये निकल रही है, यहाँ से ये बंद है, ये फिर ये आपकी ऐसे इधर जा रही है, ये ऐसे है। अगर मैं यहाँ पर इसे जो है सिंपली ऐसे लगा देता हूँ, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, सिंपल। अगर ये सेटअप है, बाहर जो प्रेशर है वो 1 atm है, तो ये जो वाला लेफ्ट वाला जो फ्लास्क है उसके अंदर कितना प्रेशर रहेगा? ये जो सेटअप अभी आपको दिख रहा है, इस सेटअप में ये इस तरीके से सेटअप है, यहाँ से ये ओपन है, बस इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। तो ये जो लेफ्ट वाला फ्लास्क है जिस पर मैं अभी बना रहा हूँ, इसके अंदर कितना प्रेशर मैक्सिमम अटेन हो सकता है, ये बताइए। यहाँ कितना प्रेशर हो सकता है, बताओ। ये बोतल है, खुली रखी है, इसके अंदर मैक्सिमम कितना प्रेशर हो सकता है? हाँ, तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ। 1 atm हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ट्यूब है इसका ये एंड ओपन है और ये ओपन एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, तो इस फ्लास्क के अंदर 1 atm से ज़्यादा प्रेशर नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारी समस्या क्या है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिन्हें उनके अगर बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो 1 एटमॉस्फेयर पर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 atm के प्रेशर पर। अगर 1 atm की बजाय मैं प्रेशर कर देता हूँ 2 atm, तब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 200 atm हो जाएगा। 200 डिग्री, हाँ ये नहीं पता, ज़्यादा हो जाएगा, 104, 105, 106 ऐसा हो सकता है। और अगर मैं प्रेशर को 1 atm से कम कर दूं तो कितना बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा? कम हो जाएगा, 95, 96 ऐसा हो जाएगा। होता क्या है कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिन्हें अगर उनके नॉर्मली 1 atm प्रेशर पर उन्हें उनके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाया जाए तो वे डिकम्पोज होने लगते हैं, जैसे ग्लिसरीन है ना। ग्लिसरीन जो होता है, ग्लिसरीन को अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाया जाए 1 atm प्रेशर पर तो वो डिकम्पोज होने लगता है। डिकम्पोज होने का मतलब वो अपने केमिकल कंपोजिशन से टूट के और छोटे मॉलिक्यूल बनाने लगता है। अगर उसने छोटे मॉलिक्यूल बना दी तो हमारा जो पर्पज है वो तो डिफीट हो जाएगा ना। हमें तो एक तरीके से सेपरेट करके ग्लिसरीन चाहिए था, अब वो ग्लिसरीन से टूट के कुछ और बन गया है, तो फायदा क्या हुआ? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो पूरा सेटअप है, जैसे हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, उस डिस्टिलेशन वाले पूरे सेटअप के अंदर प्रेशर को कम कर देते हैं। प्रेशर को कम कर देते हैं तो जो भी चीज़ें बॉईल होनी थी, मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होनी थी, अब वे 60 या 50 पे ही बॉइलिंग दिखाने लगेंगे, है ना। और इसी को बोला जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, या समटाइम्स प्रेशर को बहुत कम कर देते हैं, है ना, इसे बोला जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम का मतलब तो परफेक्ट 0 atm का प्रेशर है, 0 atm का इन जनरल नहीं होता, तो मतलब बहुत लो प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन उसको बोला जाता है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? अभी तो ये 1 atm पे ही रहेगा,
हम इसको बंद कर देते हैं, इस ट्यूब को इधर लाइए, हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये सेटअप अब हमने बंद कर दिया। बंद करने से प्रेशर तो कम नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से एक ओपनिंग निकालते हैं, यहाँ से एक ओपनिंग निकालते हैं और ये ओपनिंग जा रही है टू वैक्यूम, VAC टू वैक्यूम पंप, है ना, टू वैक्यूम पंप। ये ओपनिंग जा रही है आपकी टू वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप इस पूरे सिस्टम के अंदर, अब ये देखिए अभी एक क्लोज सिस्टम है, ये पूरा आपस में कनेक्टेड है, ये जा रहा है वैक्यूम पंप को। अब ये एटमॉस्फेयर A1 ATM से कनेक्टेड नहीं है। अब इसके अंदर का प्रेशर वही होगा जो वैक्यूम पंप जितना बना पाएगा, ठीक है। ये वैक्यूम पंप को चला जाता है जिसके अंदर जो प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है। तो अब जो चीज़ें यहाँ पर बॉईल होंगी वे कम टेम्परेचर पर बॉईल होंगी और वे डिकम्पोज होने से क्या होंगी, वे बच जाएंगी, ठीक है। तो इसको लिखिए, पहले ये 2-3 लाइन लिखिए, फिर ये डायग्राम बनाइए और फिर एग्जाम्पल। दिस मैथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई This method is used to purify. This method is used to purify liquids which decompose at or below their boiling points. Which decompose at or below their boiling points. At or below their boiling points. Full stop. These liquids are made to boil. These liquids are made to boil. These liquids are made to boil at a temperature. Made to boil at a temperature lower than their normal boiling point. Lower than their normal boiling point by reducing pressure in round bottom flask, by reducing pressure in round bottom flask with the help of vacuum pump। राउंड बॉटम फ्लास्क, ये रहा राउंड बॉटम फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए। हो गया। एग्जाम्पल लिखिए। ग्लिसरीन ग्लिसरीन का ही दूसरा नाम है ग्लिसरोल, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और ग्लिसरोल, कॉमा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड
formaldehyde etc. are purified by vacuum distillation. Are purified by vacuum distillation. Are purified by vacuum distillation. Full stop. जो अगला टेस्ट होगा उसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आएगा, ठीक है, हाँ वही आएगा, ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो भी चैप्टर चल रहा है यही आएगा। वो आएगा उसमें एक तो स्ट्रक्चर और एक मोल है, स्ट्रक्चर और पैटर्न मोल होता है, दो चीज आ रही है, पर वो तो कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो मतलब ये इसका नहीं देना है टेस्ट, नहीं देना, हाँ तो ये टेस्ट आएगा, है ना, आप लोग भी दो हैं, हाँ तो आप लोग, आपके वे वाले तो टेस्ट नहीं है अभी तो कुछ दिन, हाँ तो ये टेस्ट दीजिए। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन नीट में भी और जेईई मेन में भी आएगा। मंडे को टेस्ट, हमेशा मंडे को ही होगा। ये चैप्टर को आप हल्के में नहीं लेना कि एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन में से ही आता है, ये भी एक चैप्टर है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, आर प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन लिख लिया एटसेट्रा, आर प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। सेकंड लिखिए, ए ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई। जब साबुन बनाते हैं तो साबुन बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साबुन, और साबुन के साथ बनता है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल को आपको सोप वाले उससे मिक्सचर से अलग करना होगा, तो इस मेथड से किया जाता है। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई, स्पेंट SPENT स्पेंट लाई, LYE लाई, इन सोप इंडस्ट्री by using vacuum distillation. Third, sugarcane juice is concentrated in sugar industry. Sugarcane juice is concentrated in sugar industry by evaporation under reduced pressure, by evaporation under reduced pressure, by evaporation under reduced pressure, which saves a lot of fuel, which saves a lot of fuel. by evaporation under Reduced pressure, which saves a lot of fuel. साबुन कैसे बनता है? साबुन बनता है फैटी एसिड्स के, फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड क्या होते हैं मैंने पढ़ाया था, ये सैपोनिफिकेशन। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के एस्टर्स हैं, CH2OH, पहले ग्लिसरॉल जानो, CHOH और CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये होता है ग्लिसरॉल या इसी को बोलते हैं ग्लिसरीन। इसी के साथ एस्टर बने हुए हैं, तो एस्टर जब बने हुए हैं तो यहां पर एस्टर बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O, और ये बड़े बहुत लंबे कार्बन की चेन 16-17 कार्बन की, C डबल बॉन्ड O 16-17 कार्बन की चेन, C डबल बॉन्ड O 16-17 कार्बन की चेन। इसमें कास्टिक सोडा डालते हैं NaOH और हीट करते हैं। जब आप हीट करोगे तो एस्टर्स टूट जाते हैं, क्या बन जाएगा आपको, ये बनेगा CH2OH, CHOH, CH2OH, ये बन जाएगा, और साथ में आपका 3 टाइम्स ऑफ C डबल बॉन्ड O
O-Na+, और ये 16-17 कार्बन की चैन। ये बताइए ये क्या बना? ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? यही तो सोप है। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने पढ़ाया था सैपोनिफिकेशन, यही सोप है। और ये क्या है? ग्लिसरॉल। तो जब ये ग्लिसरॉल वापस से बनेगा तब ये भी कुछ बचा हुआ होगा, ये कुछ होगा, मतलब ये सब जो चीज़ है ये, या फिर इसे जो है इसको स्पेंट लाइफ बोल रहा होगा। तो ये जो है आपको ग्लिसरीन को, या तो आप ग्लिसरीन को देखिए सोप मैन्युफैक्चर या तो ग्लिसरीन को साबुन में ही छोड़ सकते हैं। ये जो ग्लिसरीन है आप इसे साबुन में ही छोड़ दीजिए, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसके अंदर ग्लिसरीन भी रहेगी। डव, द सोप डव, जो साबुन डव होती है, और जो बाकी साबुन है मान लो लक्स, उनमें अंतर दिखेगा आपको। जो डव है वो थोड़ी चिकनी सी कुछ ऐसे दिखेगी और बाकी नहीं दिखती। तो कुछ सोप मैन्युफैक्चरर, ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा एक तरीके का बाय प्रोडक्ट है, काफ़ी कॉस्टली, मतलब एक तरीके की कीमती चीज़ है। या तो आप उस कीमती चीज़ को साबुन में छोड़ दीजिए और आप अपने प्रोडक्ट का उस तरीके से एडवर्टाइज कीजिए, अलग है ना। या फिर आप इस ग्लिसरीन को यहाँ से निकाल लो। तो अगर आपको इस ग्लिसरीन को यहाँ से निकालना है तो आपको, या आप इसे बॉईल करोगे, आप इसे मिक्सचर को बॉईल करोगे, बॉईल करने पे ग्लिसरीन डिकम्पोज हो जा रहा है, तो क्या करोगे? हाँ, तो रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर आप इसे सेपरेट करते हो। तो ये जो ये है या ये है जो भी कुछ बचा हुआ है, अब एग्जैक्ट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि स्पेंट लाइक एग्जैक्ट किसको बोल रहा है, लेकिन ये सारा जो चीज़ सेटअप दिख रहा है इसी में से हम इसको निकालने हैं, और उसी को बोलता है कि स्पेंट लाइक से जब आप ग्लिसरीन को अलग करते हो तो इस मेथड से हम करते हैं। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। जब आप साबुन खरीदते हो तो साबुन यूजुअली लोग खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? साबुन में एक तो नहाने वाला जो साबुन है, कपड़े धोने वाला साबुन तो डिटर्जेंट है, वो तो डिटर्जेंट है वो, है ना, नीले रंग का जो है वो। जब आप नहाने वाली साबुन खरीदते हो तो क्या आपका वो रहता है पर्पज कि कैसे खरीदनी है? मतलब नहीं, आप दुकान पर खड़े हो और एक आपको दुनिया भर के साबुन के ब्रांड दिख रहे हैं, लक्स दिख रहा है, या फिर लिरिल तो अब नहीं आता, और बहुत से गोदरेज दिख रहा है, 8-10 आपको साबुन के दिख रहे हैं, और आप साबुन खरीद के लाते हो नहाने वाली साबुन। तो किस तरीके से खरीदते हो? मतलब क्या आपका वो रहेगा? हैं? नहीं, नहाने पे तो बाद में रहेगा, आप वहां पर दुकान में खड़े होकर तो नहाओगे। सुपरमार्केट में आप खड़े हो, पैकेजिंग है नहीं, सुपरमार्केट से तो आप खुद अपने उसमें रखोगे ना बास्केट में, वहां पे बाद में बिल बनेगा। हाँ, ये दो चीजें हैं, या तो जो आपने पहले ली थी और आप उससे सेटिस्फाइड हो, पहले मान लो आपने लक्स ली थी और आप उससे सेटिस्फाइड हो, सही है, तो आप उसी ब्रांड पे वापस चले जाओगे, नए ब्रांड पर भरोसा करने के बजाय। या आप कई बार क्या देखते हो, 3 के साथ 1 फ्री है और साबुन का वेट भी ज़्यादा लग रहा है ना। हाँ, आप देखते हो कि 3 के साथ बाय 3 गेट 1 फ्री, 4 का एक पैक आता है, और वो साबुन का वेट भी ज़्यादा लग रहा है कि 200 ग्राम की टिकिया है, और देखो लक्स की तो 150 ग्राम की आ रही है, लक्स की इससे महंगी है, आप इस पर चले जाते हो, यही करते हो ना। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, जो भी साबुन रहती हैं, साबुन के पीछे ग्रेड लिखा रहता है, ग्रेड, GRADE, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ABC लिखा रहेगा या ग्रेड 1, 2, 3 लिखा रहेगा। जो ग्रेड A है वो उसमें प्योर साबुन है, या फिर मैक्सिमम उसमें साबुन है और कम से कम फिलर्स हैं। फिलर किनको बोलते हैं? फिलर ऐसे सब्सटेंस हैं जो केवल वजन बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। ग्लिसरीन तो बहुत अच्छे महंगा प्रोडक्ट है। फिलर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केवल वजन बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ग्रेड A की साबुन, उसका वेट कम रहेगा लेकिन हो सकता है प्राइस ज़्यादा हो। ग्रेड B की साबुन में वेट ज़्यादा होगा, प्राइस हो सकता है उतना ही हो, लेकिन उसके अंदर साबुन हो सकता है पहले वाले से भी कम हो और उसके अंदर फिलर्स ज़्यादा हों। ग्रेड C की साबुन में और ज़्यादा फिलर्स होंगे। ठीक है, फिलर वही सब्सटेंस है जो कुछ बस वेट बढ़ा रहे हैं वहाँ पे।
जो झाग बनाने का काम है, जो एक्चुअल काम है, वो करने वाला मटेरियल उसमें कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग खरीदिए। अगर आप ग्रेड सी का साबुन खरीद रहे हैं तो आपको लग रहा होगा तो 200 ग्राम की टिक्की है और देखो 20 रुपए की बेच रहा है बेचारा, इससे क्या बच रहा होगा, उसने उसमें जो है 30-40 ग्राम ही उसने साबुन है और बाकी उसमें फिलर्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो जब आप साबुन करोगे तो बहुत सारे खूब घिस रही है तब जाकर झाग बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये सब चीजें भी होती हैं। वहीं कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ग्लिसरीन भी उसमें छोड़ दी है कि कुछ % ग्लिसरीन रहने दो, डव वगैरह उसमें ग्लिसरीन मस्ट होगा क्योंकि उसका जो टच है वो अलग टाइप का है। ग्लिसरीन सोपी टच है काफ़ी, है ना। तो कुछ मैन्युफैक्चर जो है उसमें ग्लिसरीन को छोड़ देते हैं जिससे साबुन की क्वालिटी और बेहतर रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाया जाता है किस ब्रांच में? एक ब्रांच है HBTI कानपुर में। HBTI जानते हो? HBTI कानपुर में एक ब्रांच है, बीटेक की ब्रांच है वो है ऑयल टेक्नोलॉजी। ये ऑयल क्रूड ऑयल वाला ऑयल नहीं है, ये वो वाला ऑयल है जो हम खाते हैं। तो जो हम खाते हैं उसमें ऑयल कैसे बनता है और साबुन वगैरह कैसे बनती है, ये सब उसमें सिखाया जाता है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है उसके ब्रांच से ये ब्रांच थी, उसने मुझे बताया था। चलिए अगले मेथड पे चलते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन देखिए, आपको जो बॉइलिंग अचीव करनी है, बॉइलिंग के लिए आपका जो भी फ्लास्क के अंदर जो रखी हुई चीजें हैं उनका टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाना चाहिए बॉइलिंग के अचीव करने के लिए? हाँ, 760 mmHg के बराबर हो जाना चाहिए। अब 760 mmHg जो बन रहे हैं उसमें मान लो दो कंपोनेंट है A और B, तो 760 mmHg दोनों का मिला के बन जाना चाहिए या दोनों का अपना अलग अलग बनना चाहिए? अलग अलग बनना चाहिए, क्यों? दोनों के एक ही फ्लास्क में नहीं है मौजूद, कंबाइंड के अंदर नहीं बन रहा है वो। आप अगर इस चीज को उठा रहे हो, ये 2 किलो की है, तो 2 लोग उठाएंगे तो दोनों को 2-2 किलो उठाना है, दोनों को मिलकर 2 किलो उठाना है। हाँ, तो जो वेपर प्रेशर है दोनों का मिलकर 760 हो जाएगा तो बॉइलिंग अचीव हो जाएगी। ये एक फंडामेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो अब यहां पर कोई चीज है मान लो कोई चीज है जो कि आपकी वाटर के साथ इंसोल्यूबल है। कोई आपके पास एक लिक्विड है जो वाटर के साथ इंसोल्यूबल है, ठीक है, और उसमें उसको आपको एक तरीके से सेपरेट करना है। मतलब ऐसी चीजों के मिक्सचर जो एक तरीके से पानी और वे आपस में एक तरीके से पार्शियली सॉल्युबल हो गए हैं, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है ना। जैसे पानी के अंदर पेट्रोल नहीं कह रहा मैं, पेट्रोल तो डायरेक्ट ही सॉल्युबल नहीं है। मतलब इस तरीके के दो कंपोनेंट जो आपस में थोड़े बहुत सॉल्युबल हैं, लेकिन लगभग जैसे पानी और एनिलीन कुछ % में उसमें सॉल्युबल होगा, है ना। तो इस तरीके के मिक्सचर को अगर हमें यहाँ पर डिस्टिलेट करना है तो यहाँ पर जब हम इसे हीट करते हैं तो एनिलीन का अपना प्रेशर बनता है और वाटर का अपना प्रेशर बनता है, ये दोनों प्रेशर मिलकर 760 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें लिखिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेशन and purification of organic compounds which number 1 are steam volatile, number 2 are insoluble in water, number 3
possesses high vapor pressure and number 4 contains non-volatile impurities. Non-volatile impurities. Non-volatile impurities. इसमें आगे लिखिए ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन, ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन कंटेंट बॉईल एट लो टेम्परेचर, content boil at low temperature, then their boiling point full stop. Steam distillation is based on Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure, that is P equal to P1 plus P2, जहां पर P क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 जिसमें कोई एक कंपोनेंट है उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, और P2 यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ स्टीम, वेपर प्रेशर ऑफ स्टीम। तो देखिए ओ नाइट्रोफिनॉल होता है और पी नाइट्रोफिनॉल होता है, दो होते हैं ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल। और जब हम फिनॉल पर नाइट्रेशन करते हैं तो दोनों बन जाते हैं, ओ नाइट्रोफिनॉल भी बन जाता है, पी नाइट्रोफिनॉल भी बन जाता है। अब आपको इन दोनों को अलग करना है, तो किसका अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा रहता है इसमें, ओ नाइट्रोफिनॉल को, क्योंकि वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन दोनों आपस में पूरी तरीके से सोल्यूबल हैं। अब आपको ओ नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल को अगर अलग करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इस दोनों मिक्सचर को डायरेक्ट ही हम यहाँ पे हीट करें तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे हीट करेंगे तो इसमें डिकम्पोज होने वाली समस्या और यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो इस तरीके से नहीं है जो परफेक्ट एक तरीके से यहाँ पर काम यहाँ पर हो पाए। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, है ना, उसी फ्लास्क में हम पानी डाल देते हैं और ये दोनों पानी के साथ सोल्यूबल नहीं है। तब अब जो यहाँ पर वेपर प्रेशर बनता है उसमें पी स्टीम का अपना वेपर प्रेशर बनता है, ओ नाइट्रोफिनॉल का मेनली वेपर प्रेशर बनता है और वो मिलकर यहाँ पर 760 के बराबर हो जाता है। तो उससे बॉइलिंग हमारी कम टेम्परेचर पर अचीव हो जाती है। तो उसमें पर कुछ तो उसका भी होगा, हाँ उसका भी होगा, लेकिन मेनली जो ओ नाइट्रोफिनॉल है उसका ज़्यादा होगा। अगर आप दोनों के मिला के बॉइल करते तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर ये बॉइल होता। ये मेथड बेसिकली तभी काम कर सकता है जब आप जो बॉईल करके जो चीज़ें निकाल रहे हो वो जो फ्लास्क में आपके आएंगी वे उसमें स्टीम भी आएगी और एक दूसरा कंपोनेंट भी आएगा। ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल में से आपका ओ नाइट्रोफिनॉल आएगा और स्टीम आएगी, वो स्टीम आके फ्लास्क में अलग कलेक्ट होगी। अब अगर वे वापस पानी और ये आपस में फिर से मिक्स सोल्यूबल हैं तो फिर से एक नई समस्या होगी, अब इनको कैसे अलग करें। अगर वे दोनों आपस में सोल्यूबल नहीं तो फिर वहाँ पर आने पर लेयर बन जाएगी, लेयर बनने पे फिर वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब लिखिए आगे स्टीम वोलेटाइल का मतलब वही है जो स्टीम के साथ जिसे जो है एक तरीके से वेपराइज किया जा सकता है आसानी से। जैसे ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल में बोलता है कि ओ नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, दैट मीन्स ओ नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर में जब हम वाटर डाल के उसे बॉईल करते हैं तो ओ नाइट्रोफिनॉल स्टीम के साथ बाहर निकल आता है। देखिए कंपाउंड्स विच कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, कंपाउंड्स विच कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन are aniline, steam distillation are aniline, nitrobenzene,
कॉमा ब्रोमोबेंजीन, कॉमा ओ नाइट्रोफिनोल, कॉमा ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन से एक बार नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ओ नाइट्रोफिनोल, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मतलब सैलिसल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिखिए सैलिसल्डिहाइड, ओ हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ओ हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, टर्पेंटाइन ऑयल, कॉमा एसेंशियल ऑयल, एनिलीन और वाटर, ये बड़ा कॉमन उसका एग्जांपल है जहां पर वो क्वेश्चन पूछता है। एनिलीन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। हाँ, एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल मतलब जैसे ये जो बनता है, जो सेंट बनता है, दो टाइप की चीजें आती हैं मार्केट में। एक तो होता है सेंट, जैसे हिंदी में बोलते हैं परफ्यूम, इत्र, परफ्यूम तो अंग्रेजी में बोलेंगे, है ना। और एक आता है डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट तो मेनली केमिकल कंपाउंड से बनाया हुआ चीज़ है ना। और जो इत्र जिसे बोलते हैं, या फिर कुछ और भी नाम होगा उसका, वो मेनली जो है, जो भी कुछ कुछ प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनसे उनका जो ऑयल वगैरह है वो यहाँ पे निकाला जाता है। जैसे पूरे इंडिया के अंदर कहाँ पे बनता है इत्र सबसे ज़्यादा, पूरा शहर जिसके लिए फेमस है? नहीं, पूरा एक शहर ही है। नहीं, मध्य प्रदेश का एक शहर है वो। नहीं, जो भी याद नहीं आ रहा, उज्जैन है या कुछ ऐसा है। नहीं, उज्जैन वो, हाँ, मध्य प्रदेश में है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो वहाँ पर पूरा जो है, पूरा वही है कि हर दूसरे तीसरे घर में जो है वही बन रहा है। तो उसमें क्या किया है, तो उसमें स्टीम डिस्टिलेशन से ही निकाला जाता है। मान लो गुलाब का आपको सेंट बनाना है, तो पानी है, पानी में गुलाब का ये, उसे पहले सिंपली बॉईल करेंगे, फिर उसे बड़े बड़े उसमें अंदर फ्लास्क के अंदर डालते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन उसमें करते हैं। उसमें होता क्या है कि जो वो निकल रहा है ऑयल जो भी है, वो और स्टीम मिल के निकलते हैं, और जब वे कलेक्ट होते हैं तो पानी और ऑयल की अपनी अलग अलग लेयर बन जाती है। पानी को हटा दो, वो आपके पास अलग रह जाता है। ठीक है। तो ये मेथड तभी काम करता है जो चीज़ आप निकालने जा रहे हो वो और पानी मिक्स नहीं होते, मतलब जिससे कि जब ये सेपरेट हो तो अलग लेयर बन जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। खुशबू ऐसे क्यों महकती होगी? वो बाहर सड़क पे थोड़ा ना ऐसे गिरा रहे हैं, अंदर फैक्ट्री में वो चल रहा है सारा काम है। पता नहीं भाई, है ना, मतलब हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिखेंगे, फिर आगे इसमें समझते हैं। इसमें लिखिए दिस मेथड इज बेस्ड फॉर अरे ठीक, तुम बहुत है, कितने बार पूछते हो। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन of
separation of mixtures into their components, comma, purification of compounds, purification of compounds, and also to test the purity of compounds, and also to test the purity of compounds. ये मेथड अर्ली टाइम में प्लांट से कलर्ड सब्सटेंस निकालने के लिए यूज किया गया था. देखिए, दिस मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर separation of colored substance found in plants. चलिए इसको समझते हैं कैसे ये काम करता है. मान लीजिए पानी में आपका सैंड, बालू, जिससे कंक्रीट मतलब कि जो घर बनाने की यूज करते हैं वो सैंड है ना, हाँ रेत मान लीजिए, वो आपका मिक्स हो गया है ना, बारीक रेत मिक्स हो गया है, और आपको जल्दी से उसे एक तरीके से क्या करना है, आपको दोनों को अलग करना है. तो आप यहाँ पर क्या करिए, एक स्लोप है, थोड़ा सा उसमें एंगल देके 4-5 डिग्री का स्लोप है, उस पर आपने उसे बहाया, तो क्या होगा, सैंड आपका उस सरफेस पर धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से सेटल होता चला जाएगा, पानी आपका आगे निकल जाएगा. तो सैंड आपका उस सरफेस पर सेटल हो गया और पानी आपका बाहर निकल गया, तो दोनों चीजें अलग हो गई. यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर भी लगभग इसी टाइप का मेथड, मानिए एक लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है, एक लार्ज सरफेस एरिया है. अब हमारे पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर कोई मान लो कलर्ड सब्सटेंस ही मान लो, कोई ऑर्गेनिक एक तरीके का ऑयल है, ऑर्गेनिक ऑयल है, उसके अंदर कोई कलर्ड सब्सटेंस है, वो कलर्ड सब्सटेंस उस ऑर्गेनिक ऑयल के अंदर एक तरीके से डिसॉल्व्ड है, हमें उसे ऑर्गेनिक कलर्ड का सब्सटेंस को निकालना है. तो वो जो सरफेस है हम उस सरफेस के ऊपर उसे फ्लो कराते हैं. उस कलर्ड सब्सटेंस की दोनों के लिए एफिनिटी है, उस ऑयल के लिए भी जिसमें वो घुला हुआ है, और जिस सरफेस पर से फ्लो हो रहा उसके लिए भी एफिनिटी है ना. उस कलर्ड सब्सटेंस की वो जो सरफेस है, उस सरफेस के लिए भी एफिनिटी, उस पर चिपक सकता है और ऑयल में भी चिपक सकता है. तो जब हम उसे फ्लो कराते हैं तो धीरे धीरे वो जो कलर्ड सब्सटेंस है वो सरफेस पे चिपकता चला जाता है और ऑयल आपका आगे निकल जाता है. मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पर हमने कुछ इस तरीके की कुछ जैसे सिलिका जेल वगैरह कुछ लेयर बिछाई हुई है, प्लेन सरफेस नहीं है, कोई मार्बल का सरफेस नहीं है, कुछ इस पर यहाँ पे सब्सटेंस बिछाया हुआ है, लगाया हुआ है. इस पर हमने एक ऑयल जिसके अंदर कोई कलर्ड सब्सटेंस भी डिसॉल्व है वो हमने ऐसे फ्लो कराया. वो कलर्ड सब्सटेंस ऑयल में भी डिसॉल्व हो सकता है, वो कलर्ड सब्सटेंस इस सरफेस के साथ जो मटेरियल है उसके साथ भी उसकी चिपकने की टेंडेंसी है. हमने ऐसे फ्लो कराया तो वो जो कलर्ड सब्सटेंस है इस सरफेस पर ज़्यादा चिपकते हुए चल रहा है और ऑयल इसके साथ नहीं चिपक रहा, तो ऑयल तो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो हो जाएगा और वो कलर्ड सब्सटेंस पीछे वहीं पे चिपकता हुआ रह जाएगा. तो जब आप देखेंगे तो ऑयल तो आपका बाहर निकल गया और वो कलर्ड सब्सटेंस यहीं पे चिपकता हुआ छूट गया, यहीं पर रह गया, वो पीछे रह गया. जैसे पानी के अंदर सैंड था, आपने बहाया तो सैंड आपका पीछे यहीं पर रह गया और पानी आपका आगे निकल गया. इस तरीके से आप मानिए कि इस तरीके का ही मेथड है, ठीक है. लिखिए इसमें आगे, दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, है ना. दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, comma, one is stationary phase of large surface area, one is stationary phase of large surface area while the second is moving phase, which is allowed to move slowly
which is allowed to move slowly over the stationary phase, over the stationary phase। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो ये है, इसी के अंदर ये अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसे पॉइंट वाइज अलग अलग क्लियरली लिखेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसके समझने में। 4 वो दे देगा कि इन समथिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, 4 ऑप्शंस, और वो 4 ऑप्शन एक जैसे सही लगेंगे अगर आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर नहीं पता कि किस चीज का क्या मतलब है। नेक्स्ट टाइम लिखिए, ए स्टेशनरी फेज इज आइदर लिक्विड और सॉलिड। स्टेशनरी फेज जो है आपका, ए स्टेशनरी फेज इज आइदर लिक्विड और सॉलिड। जो स्टेशनरी फेज है वो आपका लिक्विड, हाँ नीचे की जो लेयर है। अब लेयर लिक्विड में कैसे होगी वो भी समझेंगे। ए स्टेशनरी फेज में बी आइदर लिक्विड और सॉलिड। स्टेशनरी लेयर जिस पे फ्लो हो रही चीजें वो लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, जिसके साथ ऊपर जो चीज फ्लो कराई जा रही है वो चिपकेगी या रहेगी, है ना। वाइल मूविंग फेज, वाइल मूविंग फेज सॉलिड नहीं हो सकता, है ना। वाइल मूविंग फेज मे बी लिक्विड और गैस। नेक्स्ट टाइम लिखिए, द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी, the technique of chromatography is based on the rates, is based on the rates। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा, यहां पे वो क्या कहना चाह रहा है। मान लो अभी जो हमने एग्जांपल लिया कि एक प्लेन सरफेस था और एक ऑयल के अंदर कलर्ड सब्सटेंस था, हम उसको अलग करना चाह रहे थे। मान लो अब 2 कलर्ड सब्सटेंस हैं, उस ऑयल के अंदर 2 कलर्ड सब्सटेंस है, एक रेड कलर का कलर्ड सब्सटेंस है, ग्रीन कलर का कलर्ड सब्सटेंस है। समझ गए? एक ऑयल, कोई प्लांट से निकला हुआ कोई ऑयल है, उसके अंदर 2 कलर्ड सब्सटेंस हैं, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। रेड कलर का जो सब्सटेंस है वो इस सरफेस पर जो केमिकल है, सब्सटेंस है, उसके साथ ज्यादा चिपकता है और ग्रीन कलर का कम चिपकता है। तो ये सरफेस, इस सरफेस पर हमने वो ऑयल जिसके अंदर दोनों कलर सब्सटेंस हमने फ्लो कराए, तो उस ऑयल का तो काम केवल ये है कि वो ऑयल हेल्प करता है इसको फ्लो कराने में, कि मैं इसको केवल एक तरीके से मूवमेंट दे रहा हूं, उस मूवमेंट की वजह से ये दोनों कलर इस ऊपर इस सरफेस पे फ्लो कराए जाएंगे। आप उन कलर्स को डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तो क्वांटिटी बहुत कम है ना। तो वे दोनों कलर सब्सटेंस उस ऑयल की हेल्प से इस सरफेस पर मूव कर रहे हैं। कौन सा ज्यादा चिपकता है? रेड वाला, और ग्रीन वाला कम चिपकता है। जब आप उसे फ्लो कराएंगे तो दोनों की रेस यहीं से शुरू होगी, रेड और ग्रीन की। लेकिन जब आप देखेंगे तो रेड ज्यादा चिपक रहा है और ग्रीन कम चिपक रहा है, तो रेड पीछे रह जाएगा, ग्रीन आगे निकल जाएगा। तो इतने हिस्से तक देखेंगे यहाँ तक रेड पीछे रह गया और इतने हिस्से तक ग्रीन आपका आगे निकल गया। उन हिस्से को काट लेंगे तो यहाँ पर रेड वाला हिस्सा है, यहाँ पर ग्रीन वाला हिस्सा है, दोनों कलर आपके सेपरेट हो गए। ऑयल का काम केवल ये था कि इनको एक तरीके से फ्लो करा दे सरफेस पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो कहता है आगे कि ये टेक्निक इस मेथड पे बेस्ड है कि जो भी सब्सटेंस आपको अलग कर रहे हैं वो उस एडजॉर्बेंट पर, सॉलिड जो स्टेशनरी सरफेस है उस पर उनके एडजॉर्प्शन का रेट क्या है, रेट कितना है, अलग अलग रेट अगर है तो वे सेपरेट हो जाएंगे, अगर रेट अलग अलग नहीं हुआ तो नहीं होने के, है ना। तो लिखिए, द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन the rates, based on the rates at which the components at which the components of the mixture move over the stationary phase, over or through, ऐसे लिखिए, move over or through the stationary phase, move over or through the stationary phase under the influence of some solvent, under the influence of some solvent
Under the influence of some solvent, सॉल्वेंट का यहाँ पे नाम दिया गया है, ब्रैकेट में लिखिए, नॉन एज एलिवेंट, ELUANT, नॉन एज एलिवेंट, नॉन एज एलिवेंट, वो सॉल्वेंट जिसे मैं ऑर्गेनिक ऑयल बोल रहा हूँ, ELUANT, एलिवेंट, U A है या E है, एक लाइन में थोड़ा सा ये है, E है, ELUANT या ELUENT, एक मिनट दिख नहीं रहा मुझे कहीं पे ये, ठीक है। चलिए अब क्रोमेटोग्राफी दो टाइप की है, अब लिखिए उसमें आगे नेक्स्ट लाइन में, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, based on principle involved, chromatography is classified in two types. The chromatography is classified into two types. पहला लिखिए, ए लिखिए, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, AD, B नहीं, AD, एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और बी लिखिए, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो हम पहले टाइप की क्रोमेटोग्राफी अब सीखेंगे, एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये दो वर्ड हैं, एडजॉर्प्शन, ADSORPT, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है वो हटाया हुआ है अभी सिलेबस से, है ना, अदरवाइज ये वर्ड आपको अच्छे से पता होते। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वर्ड जानते हो क्या, उदाहरण के साथ बताइए, नीचे वाला वर्ड एब्जॉर्प्शन, पानी में चीनी मिल गई तो सॉल्यूशन बना, हाँ स्पंज, मान लो कहीं पे पानी गिरा है, आपने स्पंज लिया तो पूरे स्पंज के अंदर वो पानी आ जाएगी, ये एब्जॉर्ब, स्पंज ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और एडजॉर्प्शन, पेंट तो कोटिंग है, मतलब हाँ इंक है, इंक के अंदर आपने जो सिंपल चौक होती है बोर्ड वाली वो आपने डाली तो इंक उसके ऊपर वाले सफेद सतह एब्जॉर्ब होती है, वो अंदर तक नहीं जाती, मतलब सरफेस पे चिपकी है इंक। तो जब एब्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर चल रहा हो, जब एब्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर चले तो उसे एब्जॉर्प्शन ही एडजॉर्प्शन बोलते हैं, और जब अंदर पूरा चल रहा हो तो एब्जॉर्प्शन है ही, ठीक है। तो केवल सरफेस पर जब होता है तो उसे एडजॉर्प्शन बोला जाता है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में वही है कि जो हम यहाँ पे स्टेशनरी सरफेस यूज करेंगे ना, जो स्टेशनरी सरफेस है, मान लो स्टेशनरी सरफेस है, यूजुअली इस पे सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल ही क्यों होता है, सिलिका जेल पोरस होता है और उसका बहुत लार्ज सरफेस एरिया है। अगर मैं इस सरफेस को पॉलिश कर दूं, प्योर पॉलिश कर दूं, तो इसका सरफेस एरिया वही होगा जो इसका ये सरफेस एरिया है। लेकिन इसे अनपॉलिश्ड रखूं तो इसका सरफेस एरिया एक्चुअली में इतना नहीं है। तो अगर हम माइक्रो लेवल पर देखोगे तो ऐसे ऐसे ही होगा, इसका सरफेस एरिया इससे हो सकता है 10 गुना हो। और अगर मैं इस पर कोई ऐसा पोरस सब्सटेंस बना दूं जिसमें अंदर भी छेद हैं, तो हो सकता है इस सरफेस एरिया जितना आपको दिख रहा है उससे 1000 गुना हो जाए। तो सिलिका जेल ऐसा ही मटेरियल है। तो एक सरफेस जिस पर सिलिका जेल लगाया हो, सिलिका जेल पोरस होता है और उस पोरस होने की वजह से बहुत लार्ज सरफेस एरिया उस पर होता है। उसी लार्ज सरफेस एरिया पे वो जो हमने चीज़ें डाली हैं वे वहाँ पर एडजॉर्ब होती हुई चलती हैं। तो लिखिए इसमें एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में adsorption chromatography is based on the fact adsorption chromatography is based on the fact that different compounds are adsorbed
on an adsorbent to different rate to different rates or different degrees, different rate or different degrees, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में वो आपसे पूछ लेगा कि सम कॉमन एडजॉर्बेंट कौन से हैं, इन चार ऑप्शन में से मोस्ट कॉमन एडजॉर्बेंट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेशनरी सरफेस है जिस पे एडजॉर्बेंट चिपकाते हैं वो कौन कौन से एडजॉर्बेंट होंगे। तो लिखिए कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट्स आर सिलिका जेल। सिलिका जेल वही होती है जो हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं उसमें छोटा सा पाउच पड़ा होता है, उस पर लिखा रहता है सिलिका जेल डू नॉट ईट ऐसे। वो इसीलिए रहता है क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल का जो पैकेट है वो 10 ग्राम का अपने वेट से लगभग 10 गुना वेट पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो 100 ग्राम पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे बच्चों का डायपर कितना वजन रहता होगा उसमें, 50-60 ग्राम होता होगा। कल ही हमने बच्चे का डायपर जब निकाला पूरी रात भर का लगा हुआ तो उसमें आधा किलो वजन था, है ना। तो आधा किलो तक उसमें, हाँ, क्योंकि वो जब निकाला तो बहुत भारी था। उस बच्चे का, हमारे छोटे वाले बेटे का वजन थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसका वजन आया 12.5 किलो। रात तोला था, रात तो इतना था, अब 12.5 किलो आ रहा है। मैं कहा इसके डायपर देखो उसमें कितना वजन है। निकाला तो पहले वो निकाल के तोला तो 12 आ रहा था, फिर उसको पकड़ी इसको, फिर 12.5 हो गया। आधा किलो उसमें वजन था। और अगर आप नॉर्मल डायपर देखोगे तो उसमें मुझे लगता है कि 50 ग्राम से ज्यादा वजन रहता होगा, है ना। डायपर का पूरा पैक आता है 100 डायपर का, उसमें 2-3 किलो वजन मैक्सिमम ज्यादा रहता होगा। 100 डायपर का पैक आता है, लगभग 100 या 50 का बड़ा सा पैकेट आता है वो 2-3 किलो वजन रहता होगा। और एक डायपर में आधा किलो वजन था, तो कितने गुना एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका जेल नहीं, सिलिका जेल टाइप का ही और पोरस मटेरियल होता है ना। उसी टाइप का होता है जो बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट कर लेता है, वही रहता है। तो लिखिए सिलिका जेल कॉमा एल्यूमिना कॉमा मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉमा सेल्यूलोज पाउडर, ये होता है उसमें सेल्यूलोज पाउडर। एक तो वो होती है जो कॉटन रुई, है ना। एक तो रुई होती है जो कॉटन की होती है, एक उसी रुई से और रुई जैसा ही एक फाइन और मटेरियल बनाते हैं जिससे कि उसका सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज पाउडर कॉमा एक्टिवेटेड एनिमल चारकोल एटसेट्रा। ठीक है, तो अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप की है। पहली है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये हम पहले यहां पे सीखेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, है ना। 1 मिनट में पेन लेके आता हूं। जनाब 8 तारीख को पीओसी को दे रहे हैं, कोई और भी नहीं। कहीं का सिर्फ खाली पीओसी का होगा, इसी का ही होएगा, मतलब केमिस्ट्री का होगा ना खाली। नहीं बाकी भी होएगा। खाली केमिस्ट्री का क्यों होता है? मैं तो अपना सिलेबस बता रहा था, क्या होएगा।
इसका टेस्ट होएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वरना पढ़ोगे नहीं, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या है, इसमें पूरे के अंदर पोरस मटेरियल मतलब सिलिका जेल भरा हुआ है ना। तो सिलिका जेल को दिखाने के लिए मैं सिंपल ऐसे डॉट डॉट ये बना देता हूँ, है ना। ये इसमें भरा हुआ है, आप भी बनाइए तब तक। इसमें एडजॉर्बेंट भरा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए सिलिका जेल इसमें भरा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये भरा हुआ है। अब इसमें 3 सब्सटेंस हैं जिन्हें मैं कलर्ड की हिसाब से दिखा रहे हैं। 3 सब्सटेंस ABC जो आपस में मिक्स्ड हो गए हैं, उन्हें अलग करना है ना। तो यहाँ पर देखिए वो जो 3 सब्सटेंस का मिक्सचर है वो यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है ना। ये कलर्ड के हिसाब से ही है। आप मान लीजिए कि ग्रीन कलर का कोई सब्सटेंस है, इनका क्या है, मिक्सचर है ना। रेड कलर का सब्सटेंस है, और ब्लू कलर का सब्सटेंस है। ये आपस में मिक्स हो गए हैं। हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें अलग करना है, ठीक है। ये आपस में मिक्स हो गए हैं, इन्हें हमें अलग करना है। तो जो भी सब्सटेंस जो आपस में मिक्स हो गए हैं या मिक्स थे ही, नेचर में कहीं से मिले थे, मिक्स्ड थे, वो हमने यहाँ पर ऊपर इसमें डाल दिए है ना। ऊपर से हमने इसमें डाल दिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एलिमेंट उसमें डालना शुरू करते हैं। एलिमेंट कोई एक जो है सॉल्वेंट है जिसमें ये तीनों का जो मिक्सचर है डिसॉल्व होता है ना। तीनों का मिक्सचर डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व होएगा तब ये इस एलिमेंट के साथ ग्रेविटी फीड होकर अपने आप नीचे चलेगा, है ना। ये इसमें डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, एलिमेंट में, और जब डिसॉल्व हो जाता है तो फिर ये नीचे चलता है। लेकिन अब ये जो तीनों का मिक्सचर है, ग्रीन ब्लू और रेड, ये इस सिलिका जेल के साथ अलग अलग रेट से चिपकता है या एडजॉर्ब होने का रेट अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ये मिक्सचर मेरे पास ये है। जब मैं इसे डालना शुरू करूंगा, मान लो रेड वाला सबसे ज्यादा चिपकता है, ग्रीन वाला सबसे कम चिपकता है, तो आपका तुरंत ही यहाँ पर क्या होने लगेगा, जैसे ही मैं इसे डालना शुरू करूंगा एलिमेंट को, तो ये जो मिक्सचर में था अब ये लेयर में बन जाएगा, तुरंत ये लेयर बनना शुरू हो जाएगी, है ना। अब ये इसमें क्या आ जाएगा, लेयर वाइज आ जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू वाला आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये रेड वाला आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये रेड वाला आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रेड वाला आ जाएगा। हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूस करते रहेंगे।
करते रहेंगे तो अब ये तो जैसे ही सेपरेशन हुआ तो ब्लू वाला ज्यादा, मतलब ग्रीन वाला ज्यादा तेजी से नीचे चल रहा होगा, रेड वाला कम तेजी से नीचे, ब्लू वाला उसके इंटरमीडिएट में। तो ऐसा करते करते हम जब ऊपर से डाल रहे हैं तो मान लो ब्लू जो ग्रीन वाला है वो जो कि कम एडजॉर्ब हो रहा था वो यहाँ तक पहुँच गया है, ब्लू वाला कहीं पर ये यहीं पर बैठा होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बैठा होगा, और रेड वाला सबसे ज़्यादा उस सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहा है तो वो आपका यहाँ तक पहुँचा होगा, ठीक है। एलिमेंट को कंटिन्यूसली इसको क्या किया जा रहा है, इसको कंटिन्यूसली डाला जा रहा है, इसको कंटिन्यूसली यहाँ पर डाला जा रहा है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा। ऐसे होते होते मान लीजिए आपका रेड वाला कहाँ पहुँच गया, रेड वाला यहाँ पहुँच गया है, रेड वाला आपका कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और ब्लू वाला आपका कहाँ पहुँच गया होगा, ब्लू वाला आपका यहाँ पहुँच गया है, ब्लू वाला आपका यहाँ पहुँच गया है, और ग्रीन वाला आपका यहाँ पहुँच गया होगा, और ग्रीन वाला जब आपका यहाँ पहुँच गया होगा तो आपने नीचे जो स्टॉप कोक थी वो हटा दी, वो आपने हटा दी, तो अब ग्रीन वाला आपका यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, शुरू हो गया। जब तक ग्रीन वाला ही मान लो आ रहा है, आप इसे लगाए रखोगे, ग्रीन वाला एलिमेंट के साथ आ गया, फिर जब ये हट जाएगा तब आप स्टॉप को बंद कर दो, फिर आप देखोगे ब्लू वाला यहाँ पर कब पहुँच रहा है, फिर आपने ये लगाया, ब्लू वाला निकल गया, फिर आप इसको बंद कर दो, फिर देखोगे रेड वाला कब तक पहुँच रहा है, फिर ये लगाया, फिर ये अलग हो गया। तो तीनों इस तरीके से आपके अलग होंगे। ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये ऐसे बैंड में तो नहीं चलेगा, ये तो फैल जाएगा, फैल जाएगा तो मैंने मतलब वही मतलब यहाँ पे फैल जाएगा तो मैंने थोड़ा सा रीजन में इससे दिखाया है ना, कुछ तो दिखाऊंगा, फैला हुआ भी दिखाऊं, मान लो इतना फैला हुआ दिखाओगे, फिर से बैंड नहीं दिखाओगे, बड़ा बैंड दिखाओगे।
हो गया। अगली क्रोमेटोग्राफी पे चलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, सर इसी में एडसोर्बेंट वाली, हाँ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर पहली है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पहले तो एक क्रोमेटोग्राफी प्लेट होती है ना, ये आपकी क्रोमेटोग्राफी प्लेट है। इस पर कोई एडजॉर्बेंट मटेरियल, यूजुअली सिलिका जेल की एक कोटिंग होती है ना। क्रोमेटोग्राफी प्लेट, क्रोमेटोग्राफी प्लेट या इसी को बोलते हैं क्रोमा प्लेट, CHROMA, क्रोमा प्लेट। इस पर लेयर होती है ना, कोटिंग ऑफ एडजॉर्बेंट, कोटिंग ऑफ एडजॉर्बेंट इस पे होती है लगभग 0.2 mm की। ठीक है, जैसे कि सिलिका जेल की इस पर कोटिंग है ना। अब इसे क्या किया जाता है, एक क्लोज्ड जार के अंदर, क्लोज्ड जार के अंदर कोई एक सॉल्वेंट है, कोई एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को मैं इससे बना लेता हूँ ब्लू कलर से। ये मान लीजिए यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, ये नहीं ब्लू से बनाता हूँ मैं। ये सॉल्वेंट है, ऐसे आड़े ये लाइन बना देता हूँ, ये सॉल्वेंट है। ये आपका है सॉल्वेंट, जिसे ELUA एलिवेंट भी बोलते हैं, है ना। इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट को इसके अंदर इसमें डुबाया जाता है ना। इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट को इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। अब इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट पर यहाँ पर हमने सिरिंज से जो आपका ये है, जो भी सैंपल है जिसको सेपरेट करना, वो आपने सिरिंज से यहाँ पर आपने ये लगा दिया है ना, डाल दिया है। ठीक है, आपने इस लेयर पे, यहाँ पर इस लेयर पे आपने यहाँ पे डाल दिया सैंपल। इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट को इस सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पर हम इसे उस जगह तक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे डिप करते हैं। यहाँ पर हमने ये सैंपल डाला था, यहाँ पर हम इसे डिप करते हैं। अब क्योंकि इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट पर पोरस मटेरियल लगा हुआ है, तो ये सॉल्वेंट इसमें राइज करता है, मतलब इसमें जैसे, मतलब सिंपल वही मान लीजिए, कैपिलरी एक्शन मान लीजिए, उससे जो है ये अपना राइज करता है, इसमें राइज करना शुरू करता है। वहां पे तो ग्रेविटी फीड था, तो काफी ज्यादा अमाउंट में डाला जा रहा था, है ना। वो इससे पहले वाला जो था वो काफी ज्यादा अमाउंट के सैंपल को सेपरेट करने के लिए था। लेकिन आपका जो मान लो सैंपल है वो कुछ मिलीग्राम या उससे भी कम में है, तो आप इतनी बड़ी कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्लेट पर वो जरा सा वो डाल के आपको नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको बहुत छोटा सा कुछ एपरेटर चाहिए सेम प्रिंसिपल पर काम करने वाला। तो छोटी सी क्रोमेटोग्राफी प्लेट है, उस पर वो सैंपल डाला गया है। मान लो ज़्यादा ज़्यादा 1 ड्रॉप सैंपल है, वो आपने डाला है, ठीक है, और फिर उसको किसी सॉल्वेंट में आपने डिप किया है। तो अब ये कैपिलरी एक्शन से ये आपका सॉल्वेंट ऊपर राइज करना शुरू होगा। तो अगेन सॉल्वेंट ऊपर राइज कर रहा है, तो सॉल्वेंट के साथ साथ फिर वो जो ये है हमारे जो भी सैंपल इसको सेपरेट करना है, वो भी ऊपर के साथ राइज करेगा। अब वो जो सैंपल है हमारा, वो एडजॉर्प्शन प्लेट पर अलग अलग रेट से एब्जॉर्ब होगा, अलग अलग रेट से एब्जॉर्ब होगा, तो फिर वो अगेन अलग अलग उसमें पट्टियां बनेंगी। मान लीजिए ग्रीन और ब्लू में ले लेता हूँ, है ना। तो अब ये ऊपर यहाँ पर राइज करना शुरू होगा।
तो जैसे जैसे टाइम आपका जाएगा तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये आपने ये किया हुआ है, ये है ये, यहाँ पे तो शुरू किया हमने ये, आप देखोगे थोड़ी देर के बाद आपका एक यहाँ पर ये ब्लू कलर की डॉट यहाँ पर आ गई है और ग्रीन कलर की डॉट आपकी ये यहाँ तक पहुँच गई है। और सॉल्वेंट जो आपका है, सॉल्वेंट तो ज़्यादा ऊपर तक राइज कर गया होगा ना, सॉल्वेंट आपका इस प्लेट पर यहाँ तक राइज आपका कर गया है ना, सॉल्वेंट आपका यहाँ तक राइज कर गया है, सॉल्वेंट आपका इस जगह से यहाँ तक राइज कर गया है। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये जस्ट टाइम पास होगा तो ये सॉल्वेंट आपका और ऊपर तक राइज कर जाएगा, यहाँ तक है ये। यहाँ से ये शुरू हुआ है ना ये। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ग्रीन कलर वाली डॉट आपकी यहाँ तक आ गई है, ब्लू कलर वाली डॉट आपकी यहाँ तक आ गई है, मान लो ये यहाँ तक आ गई है, और सॉल्वेंट आपका यहाँ तक राइज कर गया है ना, सॉल्वेंट आपका यहाँ तक, ये सॉल्वेंट आपका यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका जो ग्रीन वाला है ये आपको कोई कंपाउंड ए है, ब्लू वाला आपको कोई कंपाउंड बी है। ठीक है, ये आपका क्या है, कंपाउंड ए है, ये आपका कंपाउंड बी है। ठीक है, अब यहाँ से इस जगह से मान लीजिए इसके लिए देखें तो ये वो हाइट है, ये वो हाइट है जो कंपाउंड ए ने अचीव करी है, और ये वो हाइट है जो सॉल्वेंट ने अचीव करी है ना, ये वो हाइट है जो सॉल्वेंट ने अचीव करी है। मान लीजिए ये कैपिटल H है, ये आपकी स्मॉल h है। यहाँ पे एक बनता है रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर, है ना, यहाँ पर एक ये बनता है, अभी मैं इसमें थ्योरी और लिखाऊंगा, है ना। रिटार्डेशन फैक्टर RETARDATI और रिटार्डेशन फैक्टर, या इसी को बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। ये यहाँ पे बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ठीक है, आसान से इसमें वो बनता है, आपको ये दोनों डाटा दे देगा। ये आपको कंपाउंड ए की निकालनी है तो रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ कंपाउंड ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड ए इतनी डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ये कंपाउंड बी की निकालनी तो रिटार्डेशन ऑफ कंपाउंड बी, तो ये दूसरी डिस्टेंस कोई एच डैश डिवाइड बाय कैपिटल एच, ऐसे ये फॉर्म छोटा सा ही बनता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी से कहते हैं? नहीं, पेपर क्रोमेटोग्राफी अलग है। उसमें भी थोड़ी चीज, पेपर क्रोमेटोग्राफी अगली क्रोमेटोग्राफी है, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। हाँ, रिटेंशन फैक्टर उसमें भी होता है? उसमें रिटेंशन फैक्टर तो नहीं लगता है, तो स्कूल में तो प्रैक्टिकल में कागज ही दिया था वो। तो एक मिनट हो उसमें होगा, फिर एक मिनट, शायद उसमें भी सेम यही है। दोनों में मतलब जो है, दोनों में, हाँ उसमें भी होगा, दोनों में केवल जो नीचे वाली प्लेट है उसमें अंतर है। पहले ये बना रहे हो, चलिए बना लो पहले ये, है ना। स्कूल में पेपर क्रोमेटोग्राफी कराई थी, उसके में कराई थी। प्लांट पिगमेंट्स को अलग करते हैं। हाँ, प्लांट पिगमेंट मतलब जो सैंपल बहुत कम अमाउंट में है, 1 ml 2 ml आधा ml, उनको अलग करने के लिए ये सब टेक्निक यूज होती हैं। सर मतलब ये चीज जो है ये क्या है?
ये काहे के बनी हुई है? ये वो कागज सही था, वो तो ये कागज के ऊपर सिलिका जेल की इस पे कोटिंग है। अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो वो केवल कागज होएगा। वो तो कुछ अजीब है कागज का। वो लगी कागज आता है क्रोमेटोग्राफ। इसमें तो कागज के ऊपर एडजोर्बेंट की कोटिंग है। नहीं ऐसे ही कराया तो बिल्कुल ऐसे ही था। और अगर कोटिंग नहीं है, ऐसे डॉट सी नहीं आती उसमें, लेकिन अगर नहीं फैलता हुआ जाता है ऊपर ऐसे। फैलता हुआ तो इसमें भी जाएगा। वो तो थोड़ा सा बनाया है मैंने, थोड़ा सा मतलब ऐसा लग, फैलता हुआ तो जाएगा ही जाएगा। अब ये जो है यहाँ से बिल्कुल क्लियर टेल तो इसमें आएगी ही आएगी। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये टेल आएगी ना इसमें, ऐसे ही ये पूरा एक क्लियरली कैसे जाएगा, टेल सी आती चली जाएगी टेल आएगी। इसमें ब्लू वाले में भी टेल आएगी। हाँ, टेल पीछे से खत्म होती चली जाएगी, आगे को बढ़ती चली जाएगी, ऐसा कुछ आएगी ये टेल सी, है ना। ये टेल सी ऐसे आएगी, इसमें भी है ऐसे टेल आएगी, है ना। इसमें टेल आएंगी, टेल सी तो आएगी। मतलब टेल का जो अगला वाला, मतलब जो सबसे हेड है, हेड को वो पॉइंट ले लेते हैं इतनी डिस्टेंस। चलिए कल पढ़ेंगे फिर वो, है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी।